इमेजिन किया जा सकता है कि कोई अंतरिक्ष में गिर रहा है, एक ऐसी जगह की तरफ जहां अचानक मतलब समय लगभग रुक सा जाता है और शरीर खिंचकर एक बाल से भी ज्यादा पतला होने लगता है। जी बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि भौतिकी के यानी फिजिक्स के वो सारे नियम जिन पर हमारी पूरी असलियत टिकी है वो अचानक काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, ये बहुत अजीब है। हम यहाँ किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब कोई बस एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर रहा हो। और मजे की बात ये है कि जिस स्पेस और टाइम को हम इतना पक्का मानते हैं, वो इस जगह पर आकर पूरी तरह से अपना रूप बदल लेते हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जाल है जहां से मतलब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम इसी रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। इस विस्तृत चर्चा में हम ब्लैक होल और इसके सैद्धांतिक विपरीत यानी व्हाइट होल पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो रिसर्च और डेटा है वो हमें कैसी यात्रा पर ले जाता है जहां प्रवेश तो है लेकिन निकास, मेरा मतलब है एग्जिट, वो सिर्फ एक थ्योरी है। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में कोई वैक्यूम क्लीनर है जो सब कुछ चूस रहा है, लेकिन असल में ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों को पूरी तरह से विकृत कर देता है। वैक्यूम क्लीनर वाली बात ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। मतलब ब्लैक होल असल में अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी अधिक मजबूत होती है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी कि प्रकाश भी इससे बचकर नहीं निकल सकता। अच्छा। विज्ञान की भाषा में कहें तो यहाँ एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से भी ज्यादा हो जाती है। ओहो, तो यहीं पर उस सीमा की बात आती है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक नदी में नाव चला रहा है ठीक है। और आगे एक बहुत बड़ा खतरनाक सा झरना है। जब तक नाव झरने से कुछ दूरी पर है तो उसे वापस मुड़ा जा सकता है। बिल्कुल, मोटर की मदद से। हाँ, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जहां पानी का बहाव नाव की मोटर की ताकत से ज्यादा तेज हो जाता है। सही बात है। उस बिंदु के बाद चाहे जो कर लें, नाव झरने में गिरेगी ही। तो इवेंट होराइजन बिल्कुल उस एक तरफा झरने की तरह है ना? एक वन वे वाटरफॉल। ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब उस अदृश्य रेखा को पार करते ही दिशाओं का मतलब ही बदल जाता है। इवेंट होराइजन के अंदर हर संभव रास्ता सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल के केंद्र की तरफ ही जाता है। सच में? हाँ, कोई चाहे किसी भी दिशा में मुड़ने की कोशिश करे, वो असल में केंद्र की तरफ ही जा रहा होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था के पीछे का जो गणित है ना, वो कार्ल श्वार्ट्ज़चाइल्ड जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही सुलझा लिया था। हाँ हाँ, मैंने उनके श्वार्ट्ज़चाइल्ड रेडियस के बारे में पढ़ा है। जी। लेकिन इसके पीछे के जो गणितीय फॉर्मूले हैं वो बहुत जटिल लगते हैं। अगर किसी को इसे बिना साइंस बैकग्राउंड के समझना हो, बिना किसी अलजेब्रा या समीकरण के, तो कैसे समझाएंगे? देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है। यह सिद्धांत हमें एक बहुत ही सीधा और हैरान करने वाला रिश्ता बताता है। कैसा रिश्ता? ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को, चाहे वो हमारा सूर्य हो, हमारी पृथ्वी हो, या किसी के हाथ में रखा कोई सेब ही क्यों न हो, अगर उसे सिकोड़कर एक खास बहुत ही छोटे आकार तक ले आया जाए तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब किसी भी चीज को? हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर हम पूरी पृथ्वी को हर तरफ से दबाकर एक छोटे से कंचे के आकार तक सिकोड़ दें। एक मार्बल के साइज का? बिल्कुल। तो पृथ्वी का सारा द्रव्यमान यानी मास उस छोटे से कंचे में आ जाएगा। उस कंचे की ग्रेविटी इतनी ज्यादा क्रशिंग हो जाएगी कि वो खुद एक ब्लैक होल बन जाएगा। अरे वाह! मतलब जैसे समंदर की गहराई में जाने पर पानी का दबाव, ओशन प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो पनडुब्बियों को कुचल सकता है, वैसे ही यहाँ गुरुत्वाकर्षण का दबाव अकल्पनीय हो जाता है। एकदम सही। लेकिन रुको, एक बात है। मैंने कहीं पढ़ा है कि इवेंट होराइजन के पास समय भी धीमा हो जाता है। ये चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। ये काफी लोगों को उलझाता है। तो समय धीमा किसके लिए होता है? अगर मान लेते हैं कि कोई ब्लैक होल में गिर रहा है, तो क्या उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देगा या फिर दूर से उसे देखने वालों को वो इंसान स्लो मोशन में दिखाई देगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जादू दिखता है। अच्छा। अगर कोई ब्लैक होल में गिर रहा है तो उसके लिए उसकी घड़ी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चलेगी। उसे अपने समय में कुछ भी अजीब महसूस नहीं होगा।
ओके। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूर किसी स्पेसशिप से उसे गिरते हुए देख रहा है तो उस बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए गिरने वाले का समय धीमा होता जाएगा। मतलब बाहर वाले को लगेगा कि वो इंसान रुक सा गया है। बिल्कुल, जैसे जैसे वो इंसान इवेंट होराइजन के करीब पहुंचेगा, बाहर वाले को लगेगा कि वो धीरे धीरे जम रहा है, जैसे फ्रीज हो रहा हो। ओहो। और तकनीकी रूप से बाहर वाले व्यक्ति के लिए वो इंसान कभी भी पूरी तरह से इवेंट होराइजन को पार करते हुए दिखाई ही नहीं देगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी नजर में वो बस उस किनारे पर धुंधला और लाल होता जाएगा। ये तो सच में दिमाग को घुमा देने वाला है। लेकिन चलिए उस अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं जो अंदर गिर रहा है। ठीक है। इवेंट होराइजन पार करने के बाद असल में उसके साथ क्या होता है? क्या ग्रेविटी के उस भयंकर दबाव से तुरंत उसकी मौत हो जाएगी? यहीं पर कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। हाँ, तुरंत मौत नहीं होती। इवेंट होराइजन पार करने के बाद शुरू होती है स्पेगेटिफिकेशन की प्रक्रिया। स्पेगेटिफिकेशन, ये नाम तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी इटालियन रेस्टोरेंट में डिश ऑर्डर कर रहे हो। हाँ, नाम फनी है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका अनुभव अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता होगा। नाम भले मजेदार हो, लेकिन ये ब्रह्मांड की सबसे दर्दनाक प्रक्रियाओं में से एक है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, क्यों होता है? हमारी धरती पर भी इंसान के पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी उसके सिर पर लगने वाली ग्रेविटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि पैर धरती के केंद्र के ज्यादा करीब होते हैं। लेकिन हमें तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई फर्क महसूस नहीं होता। इंसान सीढ़ियां चढ़ता है या हवाई जहाज में उड़ता है, शरीर पर तो कोई ऐसा खिंचाव नहीं लगता। क्योंकि धरती की ग्रेविटी का ये जो अंतर है, ये बहुत बहुत मामूली है। अच्छा। लेकिन ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण का ये अंतर, जिसे ग्रेविटी ग्रेडियंट कहते हैं, ये इतना ज्यादा और इतना चरम हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है। ओह। जैसे ही कोई पैरों के बल गिरता है तो उसके पैरों को खींचने वाली ग्रेविटी सिर को खींचने वाली ग्रेविटी से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ओ बाप रे, मतलब ऐसा कि कोई पैरों और सिर से पकड़कर रबर बैंड की तरह खींच रहा हो। एग्जैक्टली। शरीर एक नूडल या स्पेगेटी की तरह लंबा और पतला होने लगता है। शरीर के अणु, मेरा मतलब है एटम्स तक, खिंचकर अलग होने लगते हैं। खतरनाक। और ये सब गिरते हुए अंततः कहाँ जाकर खत्म होता है? उस वन वे झरने के बिल्कुल तल में, यानी बॉटम में क्या है? ये सब जाकर खत्म होता है ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी, ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी लगता है ना? अगर आइंस्टाइन के स्पेस टाइम को एक तनी हुई रबर शीट मान लें, जिस पर एक भारी लोहे की गेंद रखने से वो शीट दब जाती है, तो उस हिसाब से सिंगुलैरिटी क्या है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिंगुलैरिटी पर वो लोहे की गेंद इतनी भारी और इतनी छोटी हो जाती है कि वो उस रबर शीट को ही फाड़ देती है। शीट ही फट जाती है? हाँ, महान वैज्ञानिक रॉजर पेनरोज ने गणित का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि जब विशाल सितारे ढहते हैं तो सिंगुलैरिटी बनती ही है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां सारा का सारा द्रव्यमान एक अनंत रूप से छोटी जगह में दब जाता है। अनंत रूप से छोटी? हाँ, यहाँ घनत्व यानी डेंसिटी अनंत हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल का केंद्र कोई बहुत भारी ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड का एक एरर कोड है। एरर कोड? हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जहां गणित में शून्य से भाग करने वाली, यानी डिवाइड बाय जीरो वाली स्थिति पैदा हो जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है, बिल्कुल एक एरर कोड की तरह। वहां जगह और समय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हमारे भौतिकी के सारे जाने पहचाने नियम, सारी थ्योरीज वहां जाकर पूरी तरह फेल हो जाती हैं। विज्ञान को अभी तक नहीं पता कि सिंगुलैरिटी के अंदर असल में क्या होता है। तो अभी तक की हमारी इस चर्चा से यही लगता है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के कॉस्मिक ट्रैश कैन है। कॉस्मिक ट्रैश कैन, हाँ, मतलब एक ऐसा कूड़ेदान जिसमें एक बार जो चला गया वो हमेशा के लिए गया और वो कूड़ेदान हमेशा वहीं रहेगा। ऐसा ही है ना? देखिए, दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी बिल्कुल यही मानते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से लेकर 1970 के दशक तक यही माना जाता था कि ब्लैक होल अमर है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर भौतिकी में एक बहुत बड़ा भूचाल आया और ये भूचाल लेकर आए स्टीवन हॉकिंग। ओह, हॉकिंग,
ठीक है, यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। ये विचार कि ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जाल खुद ब खुद खत्म हो सकता है, ये हमारी पूरी समझ को पलट कर रख देता है। हॉकिंग ने ऐसा क्या खोज लिया था? हॉकिंग ने ब्लैक होल की ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़कर देखा, यानी बहुत छोटे कणों की दुनिया के नियमों के साथ। उन्होंने दिखाया कि इवेंट होराइजन के बिल्कुल किनारे पर, जहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, वहां असल में ऊर्जा के कण अचानक पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। ओके। इसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। हॉकिंग ने साबित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, वे असल में बहुत सूक्ष्म मात्रा में रेडिएशन छोड़ते हैं। जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। बिल्कुल। और हॉकिंग ने इसका जो गणित निकाला, वो एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन अजीब रिश्ता बताता है। वो कैसे? जैसे जैसे ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ता है, वो छोटा होता जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लैक होल जितना छोटा होता है, उसका तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो उतनी ही तेजी से रेडिएशन छोड़ने लगता है। मतलब ये किसी सुलगते हुए कोयले जैसा है, जो धीरे धीरे ठंडा होने के बजाय राख बनने से ठीक पहले अचानक बहुत तेजी से जल उठता और फिर खत्म हो जाता है। बहुत खूब, ठीक ऐसा ही। वे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोते हैं, सिकुड़ते हैं और अरबों खरबों सालों बाद अंततः एक बड़े धमाके के साथ पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाते हैं, मतलब इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या बात है। हॉकिंग ने इस एक खोज से ब्लैक होल के स्थायी या परमानेंट होने की जो धारणा थी, उसे जड़ से खत्म कर दिया। यानी जो चीज ब्रह्मांड में सबसे विनाशकारी और स्थायी लगती थी, वो असल में धीरे धीरे गायब हो रही है। जी। लेकिन रुको, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ब्लैक होल वाष्पीकृत होकर पूरी तरह गायब हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो चीजें गई थीं, उनका क्या हुआ? मतलब जो अंतरिक्ष यात्री गिरा था या जो ग्रह निगल लिए गए थे, वो सब कहाँ गए? और इसी सवाल के साथ जन्म होता है आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या का, जिसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का तो एक बहुत ही सख्त नियम है कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज की जानकारी या इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं हो सकती। एकदम सही। ब्रह्मांड एक तरह से अपने हर कण का रिकॉर्ड रखता है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी के पास एक बहुत ही खास लाइब्रेरी की किताब है। वो इंसान उस किताब को जला देता है। आम लोगों के लिए वो किताब नष्ट हो गई, लेकिन तकनीकी रूप से भौतिकी के नियमों के अनुसार उसकी जानकारी नष्ट नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर हो जो धुएं के हर कण, राख के हर टुकड़े और निकली हुई गर्मी के हर तरंग को ट्रैक कर सके, तो सिद्धांत के रूप में उस किताब को फिर से जोड़ा जा सकता है। जी हाँ। या कम से कम ये पढ़ा जा सकता है कि उसमें क्या लिखा था। जानकारी ब्रह्मांड में हमेशा बची रहती है। बहुत सही कहा। क्वांटम नियमों के अनुसार जानकारी अमर है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि उसी किताब को एक तिजोरी में बंद करके ब्लैक होल में फेंक दिया गया। ठीक है, मान कहते हैं किताब ब्लैक होल के अंदर चली गई। अब ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के जरिए वाष्पीकृत होने लगा और करोड़ों अरबों साल बाद ब्लैक होल पूरी तरह से गायब हो गया। अब वो किताब कहाँ है? जो हॉकिंग रेडिएशन बाहर निकला, वो तो पूरी तरह से रैंडम था, वो सिर्फ गर्मी थी। सही बात है। उसमें उस किताब की कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। तो जब ब्लैक होल खत्म हो गया, तो किताब की जानकारी कहाँ गई? ओह, अगर जानकारी सच में नष्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का पूरा लॉजिक ही टूट जाएगा। बिल्कुल। हमारी साइंस का पूरा बेस ही खत्म हो जाएगा। अगर वर्तमान से अतीत की जानकारी नहीं निकाली जा सकती, तो क्वांटम मैकेनिक्स के मूलभूत नियम ही गलत साबित हो जाएंगे। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो ये पैराडॉक्स इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड को पूरी तरह समझने के लिए हमें भौतिकी के नियमों को फिर से लिखना पड़ सकता है। बाप रे। ये आइंस्टीन की ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का सीधा महासंग्राम है। या तो हॉकिंग रेडिएशन में जानकारी छिपकर बाहर आ रही है, जिससे हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो जानकारी किसी और ही जगह चली गई है। और ये किसी और जगह वाला एंगल दिमाग को चकरा देने वाला है। अगर जानकारी नष्ट नहीं हो सकती और ब्लैक होल भी खत्म हो रहा है, तो क्या वो जानकारी किसी पिछले दरवाजे से यानी बैकडोर से बाहर निकल गई? और मुझे लगता है यहीं पर चर्चा में एंट्री होती है एक नई और शानदार अवधारणा की, जिसे व्हाइट होल कहते हैं। व्हाइट होल, ये ब्लैक होल का सैद्धांतिक विपरीत है। थ्योरेटिकल ऑपोजिट। हाँ, गणित की दृष्टि से जो समीकरण ब्लैक होल के अस्तित्व की अनुमति देते हैं, वही समीकरण समय को उलटने पर व्हाइट होल की भविष्यवाणी करते हैं। तो अगर ब्लैक होल एक विशाल नाली या ट्रैप की तरह है जो सब कुछ निगल रहा है,
तो व्हाइट होल एक फव्वारे की तरह है। एक फाउंटेन? जी, एक ऐसा बिंदु जहां कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। इवेंट होराइजन यहां भी होता है, लेकिन वो उल्टा काम करता है। व्हाइट होल के अंदर नहीं जाया जा सकता, वहां से चीजें सिर्फ बाहर निकल सकते हैं। और अगर हम आइंस्टीन के स्पेस टाइम वाले उसी रबर शीट मॉडल को देखें तो ये सुझाव भी दिया गया है कि ब्लैक होल की नाली और व्हाइट होल का फव्वारा आपस में जुड़े हो सकते हैं। हाँ, और इस जुड़ाव को ही हम वॉर्म होल कहते हैं। वॉर्म होल? ये अंतरिक्ष और समय के बीच एक शॉर्टकट है। वॉर्म होल को समझाने के लिए अक्सर वो कागज मोड़ने वाला घिसा पिटा उदाहरण दिया जाता है ना, कि कागज को मोड़कर पेन आर पार कर दो। हाँ, वो बहुत कॉमन है। लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। मतलब ये कोई कागज मोड़ने वाली बात नहीं है। इसे ऐसे सोचा जा सकता है जैसे मुंबई के किसी घर के बेसमेंट में एक दरवाजा खोला जाए और अंदर घुसते ही सीधे दिल्ली के किसी घर की छत पर निकल आए। अरे वाह! बीच का हजारों किलोमीटर का फासला पूरी तरह से गायब। वॉर्म होल स्पेस टाइम में ठीक ऐसा ही एक खुफिया टनल बनाता है। ये एक बहुत ही शानदार इमेजिनेशन है। सैद्धांतिक रूप से वॉर्म होल अंतरिक्ष में दो दूर दराज के बिंदुओं को इसी तरह जोड़ता है। कि भविष्य में कोई इंसान ब्लैक होल में छलांग लगाकर वार्म होल के इस शॉर्टकट से गुजरते हुए ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से में व्हाइट होल से सुरक्षित बाहर निकल सकता है। क्या यह स्पेस ट्रैवल के लिए कोई गेटवे बन सकते हैं? एक विज्ञान कथा के नजरिए से तो ये बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वास्तविक भौतिकी के नजरिए से ये लगभग असंभव है। वो क्यों? पहली बात, जैसे ही कोई ब्लैक होल में घुसेगा, सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले ही स्पेगेटिफिकेशन उसे चीर कर रख देगा। ओह, वो नूडल वाला खिंचाव। बिल्कुल। दूसरी बात, गणित हमें बताता है कि वॉर्म होल अपने आप में बहुत अस्थिर होते हैं। अनस्टेबल? हाँ, जैसे ही कोई कण उनके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा, वॉर्म होल का दरवाजा तुरंत ढह जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा। उसे खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी विदेशी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसका अस्तित्व अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या व्हाइट होल वाकई ब्रह्मांड में मौजूद हैं? या ये सिर्फ और सिर्फ गणितीय कल्पना है, मतलब मैथमेटिकल इमेजिनेशन? वर्तमान विज्ञान के अनुसार व्हाइट होल और वॉर्म होल मुख्य रूप से सिर्फ गणित के पन्नों पर मौजूद हैं। आज तक किसी भी टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में व्हाइट होल का सीधा अवलोकन नहीं किया है। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का जवाब व्हाइट होल में नहीं बल्कि हॉकिंग रेडिएशन के भीतर ही कहीं छुपा है। हो सकता है कि हमारे गणित में ही कोई कमी हो जो व्हाइट होल को हकीकत बनने से रोकती हो। लेकिन एक समय ऐसा भी तो था जब ब्लैक होल भी केवल गणितीय पन्नों तक ही सीमित थे। आइंस्टाइन को खुद यकीन नहीं था कि ब्लैक होल असल में ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। दशकों तक वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते रहे कि क्या ब्लैक होल वास्तव में मौजूद हैं या वे सिर्फ आइंस्टाइन के समीकरणों का एक अजीब सा बाय प्रोडक्ट है। और फिर आधुनिक तकनीक ने उस गणित को हमारी आंखों के सामने सच कर दिखाया। बिल्कुल। जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की टीम ने दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को मिलाकर धरती के आकार का एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाया और ब्लैक होल की पहली असली तस्वीर कैद की। वो विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। हाँ, मैंने वो तस्वीर देखी है। उस तस्वीर ने कोई ठोस वस्तु नहीं दिखाई, बल्कि ब्लैक होल के आसपास प्रकाश के दृश्य विरूपण को कैद किया, यानी विजुअल डिस्टॉर्शन को। वो जो नारंगी रंग का छल्ला दिखता है? जी, ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को भी मोड़कर अपनी परिक्रमा करवाती है, जिससे वो एक चमकदार ऑरेंज रिंग जैसा दिखाई देता है, जिसके बीच में एक घना अंधेरा होता है। और वही अंधेरा इवेंट होराइजन है। एकदम सही। तो जो चीज कभी सिर्फ एक थियरी थी, आज उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बिल्कुल, विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम लाइगो जैसी ऑब्जर्वेटरीज की मदद से गुरुत्वीय तरंगों को सुन रहे हैं, जो अंतरिक्ष में दो ब्लैक होल के टकराने से पैदा होती हैं। आइंस्टाइन से लेकर हॉकिंग तक हमारी समझ लगातार विकसित हुई है और आगे भी हो रही है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये सफर बहुत ही अद्भुत रहा। इवेंट होराइजन के उस वन वे झरने से शुरुआत हुई जहां समय बाहर वालों के लिए धीमा हो जाता है। जी। फिर स्पेगेटिफिकेशन के उस भयानक खिंचाव से होते हुए हम उस सिंगुलैरिटी तक पहुंचे जहां ब्रह्मांड का एरर कोड है और सारे नियम टूट जाते हैं। बिल्कुल। फिर हॉकिंग ने हमें बताया कि ये भयानक ब्लैक होल अमर नहीं है, बल्कि सुलगते कोयले की तरह वाष्पीकृत होते हैं।
और उसी वाष्पीकरण ने इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को जन्म दिया। क्वांटम थ्योरी और ग्रेविटी के बीच की वह लड़ाई जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जानकारी को बचाने के लिए व्हाइट होल और वर्म होल जैसे शॉर्टकट वास्तव में मौजूद हो सकते हैं। तो ये सब जानना श्रोताओं के लिए या किसी भी आम इंसान के लिए क्यों मायने रखता है? अच्छा सवाल है। इसलिए क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद कोई डरावनी वस्तु नहीं है। ये हमारी वैज्ञानिक समझ, हमारी फिलॉसफी और हमारी सोच की सीमाओं का अंतिम परीक्षण करते हैं। सही बात है। अगर कारण और प्रभाव खत्म हो सकता है तो हमारी वास्तविकता क्या है? ये खोजें हमें बहुत विनम्र बनाती हैं। ये बताती हैं कि ब्रह्मांड की वास्तविकता हमारी रोजमर्रा की सामान्य धारणाओं से कहीं अधिक जटिल और गहरी है। सच में ये यात्रा हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है और इसे पूरी तरह समझने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। जी बिल्कुल। लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा विचार जो हमारे आज के डेटा से थोड़ा आगे की सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? हमने बात की कि वर्म होल शायद ब्लैक होल और व्हाइट होल को जोड़ने वाला कोई खुफिया शॉर्टकट हो सकता है। सच में नष्ट नहीं होती और वो व्हाइट होल के फव्वारे से बाहर फेंकी जा रही है। तो क्या ये संभव है कि वो व्हाइट होल हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद ही ना हो? ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि हर ब्लैक होल के अंदर जो सिंगुलैरिटी है वो किसी दूसरे आयाम का या एक बिल्कुल नए ब्रह्मांड का दरवाजा हो? क्या हम असल में मल्टीवर्स के एंट्री गेट की बात कर रहे हैं? ये तो सच में चकरा देने वाला ख्याल है ना? इस चकरा देने वाले सवाल के साथ ही हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक अच्छा विषय है। हम अगली बार फिर किसी नए रहस्य की गहराई के साथ लौटेंगे।